नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का गणित मंत्रा पे। साथियों, आज मैं आप सभी को संपूर्ण बिहार जीके से 200 सवाल बेहतरीन बेहतरीन जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाती है। कह सकते हैं कि बिहार की ये नींव है। ये जीके बहुत ही सिंपल सिंपल सी जीके से आप लोग को मैं बढ़ाऊंगा और आगे चलते हुए चीजों को सिखाऊंगा। सो मेरे साथियों, अब सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चाहे तो वीडियो को 1.5x पे देखिएगा, बट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कुल प्रश्न 200 होंगे और आपको अंत में बताना है कि आपने 200 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। ये 200 प्रश्न का एपिसोड 1 है। ये फिल्म कैसे कैसे सीरियल कैसे आते हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस तरीके से ये भी एपिसोड एपिसोड करके आएगा। ये पहला एपिसोड था, इसका दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा और हर एक में नंबर ऑफ प्रश्न 500 200 ही रहेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी। मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह कौन थी? तो वह राजगिरी थी। राजगिरी क्या? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र नहीं, राजगिरी हो जाएगा। क्या? राजगिरी जो थी वो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। अगला सवाल की हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिनविसार कौन था मेरे साथियों? बिनविसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक थी। कौन? बिनविसार। ओके, अभी अगला सवाल है कि बिनविसार जो है किस वंश का शासक था? बिनविसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का। का मेरे साथियों? तो हर्यक वंश का। क्या? हर्यक वंश का। ओके, अगला सवाल है कि अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिनविसार का। किसका था मेरे साथियों? बिनविसार का। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिनविसार का। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिनविसार का। ओके, अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? किसने की? तो उदयनी ने। किसने मेरे साथियों? उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। कौन? उदयनी हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल है कि शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशु नाग था। कौन था मेरे साथियों? शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन थे? तो शिशु नाग थे। कौन थे? शिशु नाग। ओके, अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में। कहा मेरे साथियों? वैशाली में आयोजित हुई थी। कहाँ? वैशाली में। ओके, अगला सवाल है कि नद वंश का संस्थापक कौन था? नद वंश का संस्थापक कौन था मेरे साथियों? तो महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद जो थे वो नद वंश का संस्थापक थे। कौन? महापद्मानंद। ओके, अगला सवाल है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय मगध का जो शासक था मेरे साथियों वह कौन था? तो वह धनानंद थे। कौन थे? धनानंद उस समय का शासक थे मगध का। कौन? धनानंद। ओके, अगला सवाल है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की मेरे साथी? मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था मेरे साथियों? तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। ओके, अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? तो पाटलिपुत्रा। कौन थी? पाटलिपुत्र जो थी वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौन? पाटलिपुत्र। ओके, अगला सवाल है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था?
मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके मेरे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आपका मेगास्थनीज आया था। ओके, अगला सवाल है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है मेरे साथियों इंडिका। क्या? इंडिका। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा था? तो इंडिका। क्या मेरे साथियों? इंडिका। याद कर लीजिएगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। ओके, अगला सवाल है गाइस कि अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो था वह किसका पुत्र था मेरे साथियों? अशोक किसका पुत्र था? तो किसका था? तो बिंदुसार का। किसका मेरे साथियों? बिंदुसार। किसका? बिंदुसार का अशोक पुत्र था। किसका? बिंदुसार। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ 2-3 बार कि आपको प्रश्न आसानी से याद हो जाए। तो अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है मेरे साथियों वो कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कब मेरे साथियों? तो 261 ईसा पूर्व में। नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल है अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक जो थे वो किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को। किसको मेरे साथियों? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। किसे? तो बौद्ध धर्म को। किसे? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। ओके, अगला सवाल है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी बुद्ध भगवान की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वह आपके बोध गया में हुआ था। कहाँ मेरे साथियों? बोध गया में। और अभी भी आप जाइएगा तो बहुत प्यारा बोध गया में प्यारा प्यारा सा मंदिर आपको मिलेगा घूमने के लिए। ओके, तो बुद्ध भगवान की यानी बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो स्थान का नाम है बोध गया। ओके, अगला सवाल है कि बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे साथियों? तो लुबनी में। कहाँ? लुबनी में। बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। कहाँ? लुबनी में। बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ मेरे साथियों? बोध गया में। बोध गया किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गया जिले के अंदर आता है। ओके, सब याद रखिएगा सवाल। अगला सवाल है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी बुद्ध भगवान की जो बचपन के नाम था वह क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था मेरे साथियों? सिद्धार्थ। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला सवाल है गाइस कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था मेरे साथियों? तो कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ मेरे साथियों? तो कुंडग्राम में। याद कर लीजिएगा। ओके, कुंडग्राम। अगला सवाल है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। क्या था मेरे साथियों? वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। ओके, अगला सवाल है कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? महावीर जो थे मेरे साथियों वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे मेरे साथियों? तो 24वें तीर्थकार थे। क्या में? 24वें तीर्थकार थे महावीर। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? वैशाली जो थी वो किस गणराज्य की राजधानी थी मेरे साथियों? तो लिच्छवी। किसकी? लिच्छवी की वैशाली जो थी वो किस राज्य की राजधानी है? तो लिच्छवी। किसकी? लिच्छवी। ओके, अगला सवाल है साथियों कि विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है? तो वैशाली को। किसे? वैशाली को। ओके, किसे माना जाता है गाइस? तो वैशाली को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। ओके, अगला सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। कौन मेरे साथियों? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। ओके, अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है?
समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत के नेपोलियन, क्या मेरे साथियों? भारत के नेपोलियन, याद रखिएगा। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी मेरे साथियों? तो पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्र। क्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। ओके, सो अगला सवाल है कि आर्यभट्ट का जो संबंध है बिहार के किस स्थान से था? आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो नालंदा से। किससे? नालंदा से। आर्यभट्ट ने किस चीज की खोज की थी? शून्य की खोज की थी। किस किस की खोज की थी? शून्य की खोज किए थे। ओके, अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किए थे। कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन? कुमार गुप्त प्रथम। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था मेरे साथियों, वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ओके, अगला सवाल है कि चीनी यात्री हेवनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये जो हेवनसंग है मेरे साथियों, हेवनसोंग, वो भी ये जो हेवनसोंग जो है वो एक चीनी यात्री था। मतलब चीनी यात्री था। ओके, चीन की यात्री था। इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस मतलब विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेवेनसोंग जो था वो अध्ययन किया था। ओके, अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके साथियों, अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या है मेरे साथियों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? तो भागलपुर में। कहा? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका स्थित है। ओके, अगला सवाल कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। कौन था मेरे साथियों? गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था। कौन? गोपाल। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि पाल वंश का प्रमुख धर्म कौन सा था? पाल वंश का जो प्रमुख धर्म था मेरे साथियों वह कौन था? तो बौद्ध धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। ओके, अगला सवाल कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था मेरे साथियों? तो मगध। क्या था? मगध जो था बिहार का प्राचीन नाम था। अगला सवाल, बिहार शब्द का संबंध किस शब्द से माना जाता है? बिहार शब्द का संबंध किस शब्द से माना जाता है? विहार से। किसे? विहार से। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन काल में अंग महाजनपद की जो राजधानी थी मेरे साथियों वह क्या थी? तो चंपा। क्या थी? चंपा थी। जनपद वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या ये जो अंग महाजनपद जो है अभी फिलहाल वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वर्तमान में जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ? वर्तमान में किस क्षेत्र में? तो भागलपुर में। अंग महाजनपद कहाँ वर्तमान में स्थित है? तो भागलपुर में। ओके, अगला सवाल है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो जरासंघ ने। किसने मेरे साथियों? जरासंघ ने मगध महाजनपद की स्थापना की थी। ओके, महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था? महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था मेरे साथियों? तो कौन था? तो जरासंघ ही था। कौन था? जरासंघ जो था महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा था। कौन? जरासंघ। ओके, सो अगला सवाल है कि बिहार के प्राचीन इतिहास में विदेह की राजधानी क्या थी? विदेह की राजधानी क्या थी बिहार के प्राचीन इतिहास में? तो मिथिला थी। क्या थी मेरे साथियों? मिथिला। क्या? मिथिला। अगला सवाल है कि मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में किसे जाना जाता है?
मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक को। किसे? जनक को मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना जाता है। किसको? जनक को। ओके। अगला सवाल है कि भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर, जो भगवान महावीर थे, इनका कैवल्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई मेरे साथियों, वह कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन मैं एक बार और आपको करा रखा है, जब बिहार का तथ्य सब मैं पढ़ा रहा था। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे नहीं होती है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सही आंसर फिर बता दूंगा। ओके। अगला सवाल है कि महावीर का निर्वाह कहाँ हुआ था? महावीर का जो निर्वाह है वो कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ मेरे साथियों? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में महावीर का निर्वाह हुआ था। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। निर्वाह नहीं, निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। ओके। अगला सवाल है मेरे साथियों कि एक मिनट, कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम जैन संगीति जो थी, वह प्रथम जैन संगीति वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी मेरे साथियों? पाटलिपुत्र में। ओके। अगला सवाल है कि पावापुरी के किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? पावापुरी जो है वो बिहार के किस धर्म का जो है वह प्रमुख तीर्थ है? तो जैन धर्म का। पावापुरी बिहार के किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? तो जैन धर्म का। किसका मेरे साथियों? जैन धर्म का। ओके। अगला सवाल है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है मेरे साथियों वह कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहा? सारनाथ में बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ओके। अगला सवाल है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वह कहाँ प्राप्त की मेरे साथियों? तो कुशीनगर में। कहा? कुशीनगर में की थी। कौन? महापरिनिर्वाण बुद्ध ने। ओके। अगला सवाल है कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ मेरे साथियों? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। ओके। अगला सवाल है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासन काल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। ओके। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के शिलालेखों में उन्हें जो है वो किस नाम से संबोधित किया गया है मेरे साथियों? तो किस नाम से संबोधित किया गया? तो देवानाम प्रिय। क्या? देवानाम प्रिय जो है, इससे इन्हें अशोक के शिलालेख में संबोधित किया गया है, इस नाम से, देवानाम प्रिय। ओके। अगला सवाल है कि बिहार में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार में अशोक का जो प्रसिद्ध स्तंभ है वह कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो वैशाली में। कहाँ? वैशाली में स्थित है। कहाँ मेरे साथियों? वैशाली में। ओके। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने जीवन के अंत में जो थे वह कौन सा धर्म को अपनाया था? तो वह जैन धर्म को। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपनाए थे। कौन सा धर्म? जैन धर्म को। ओके। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वह कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे मेरे साथियों? चाणक्य थे। कौन? चाणक्य। ओके। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे साथियों? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन? बृहद्रथ। ओके। अगला सवाल है कि बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ओके। अगला सवाल है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो स्वर्ण युग। ओके।
अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति। तो किस में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। ओके। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता थे मेरे साथियों, वह कौन थे? तो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ओके। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? ये जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो किस लिच्छवी राजकुमारी से अपना विवाह किया था मेरे साथियों? तो किससे? तो यशो यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। किससे मेरे साथियों? यशोधरा से। यहाँ पे रुकिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह की थी? तो ना, यशोधरा नहीं, कुमारी देवी से। किससे? कुमार देवी से। किससे मेरे साथियों? कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से। ओके। यहाँ पे जो मैं ये बताया ये ऑप्शन सी सही गलत हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक जो है वो किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक माना जाता है। ओके। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की मेरे साथियों? तो आर्यभट्टीय। कौन? आर्यभट्टीय की रचना इन्होंने किया था। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आर्यभट्टीय। ओके। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे मेरे साथियों? तो अतीश दीपंकर। कौन थे? अतीश दीपंकर जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन? अतीश दीपंकर। ओके। अगला सवाल है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। ओके। अगला सवाल है कि पाल वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। कहाँ मेरे साथियों? पाटलिपुत्र। ओके। पाल वंश की राजधानी जो प्रारंभ में थी वो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पाल वंश का उदय का काल किस शताब्दी में माना जाता है? बिहार में जो पाल वंश का उदय है, बिहार में पाल वंश का जो उदय है वो किस शताब्दी से माना जाता है मेरे साथियों? तो 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी से पाल वंश का उदय बिहार में माना जाता है। ओके। अगला सवाल है कि बिहार में तुर्की आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में ये जो तुर्की आक्रमण था इसका नेतृत्व जो था वह किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने मेरे साथियों? बख्तियार खिलजी ने तुर्की आक्रमण को नेतृत्व किया था बिहार में। ओके। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया? तो सवाल यहाँ से कि बोलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। कब मेरे साथियों? 1193 ईस्वी में। ओके। अगला सवाल कि बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसके आक्रमण से मानी जाती है? बिहार में मुस्लिम शासन की जो शुरुआत है किसके आक्रमण से मानी जाती है? तो वह बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। किसके मेरे साथियों? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से मानी जाती है बिहार में मुस्लिमों का शासन की शुरुआत। ओके। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सासाराम में। कहा मेरे साथियों? बिहार के किस जिले में हुआ था? बोलोगे कि सासाराम में। कहा? सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। बिहार के किस जिले में? तो सासाराम जिला में। ओके। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो वो भी आपका सासाराम में। कहा मेरे साथियों? तो बोलोगे कि सासाराम में। कहा? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहा? सासाराम में।
अगला सवाल है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था मेरे साथियों, तो फरीद खान था। क्या, फरीद खान था। क्या था मेरे साथियों, तो फरीद खान था। क्या था, तो फरीद खान था, याद रखिएगा। ओके, कि शेर शाह सूरी का ओरिजिनल वास्तविक नाम क्या था, तो फरीद खान। ओके, अगला सवाल है कि ग्रैंड ट्रैक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड की विकास किसने कराया। ग्रैंड रोड ट्रैक रोड की जो विकास है वो किसने कराया, तो शेर शाह सूरी ने। किसने, शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल है कि रुपया मुद्रा प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है। मुद्रा, रुपया मुद्रा प्रणाली का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, तो शेर शाह सूरी को दिया जाता है। किसे मेरे साथियों, तो शेर शाह सूरी को। देखिए, शेर शाह सूरी के रिलेटेड जितना भी सवाल है एक लाइन में कंप्लीट करवाते हैं, एक ही बार में, मतलब लाइन बाय लाइन आ रहा है तो उसी के रिलेटेड जब तक इसका पूरा सवाल खत्म ना हो जाए। बताइए कितना बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी को क्लियर करवा रहा हूँ बिहार जी के। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट हुमायूं को किसने पराजित किया था। मुगल सम्राट जो हुमायूं था उसे पराजित करने वाला कौन था, तो शेर शाह सूरी था। कौन था मेरे साथियों, तो बोलोगे कि वह तो शेर शाह सूरी था। कौन था, शेर शाह सूरी। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में मुगल शासक की स्थापना, बिहार में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद मजबूत हुई। किस युद्ध के बाद मजबूत हुई मेरे साथियों, तो चौसा का युद्ध। किसका, चौसा का युद्ध के बाद बिहार में मुगल शासक की स्थापना किस युद्ध के बाद मजबूत हुई थी, तो चौसा का युद्ध के बाद। ओके, अगला सवाल है कि चौसा का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो गंगा नदी के किनारे। कब हुआ था ये जो चौसा का जो युद्ध है मेरे साथियों, वह कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट वाला कि कनौज जो बिलग्राम है, कनौज का जो युद्ध है वो कब हुआ था। कनौज का जो युद्ध है वो कब हुआ था, ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कनौज का युद्ध कब हुआ था गाइस, तो 1540 ईस्वी में। कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में सूरी वंश का प्रमुख शासक कौन था। बिहार में जो सूरी वंश है मेरे साथियों, सूरी वंश का जो प्रमुख शासक था वह कौन था, तो शेर शाह सूरी था। कौन था, शेर शाह सूरी। बिहार में सूरी वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह कौन थे, सूरी। ओके, नेक्स्ट वाला है कि शेर शाह सूरी का मकबरा किस झील के बीच स्थित है। शेर शाह सूरी के मकबरा जो है वो किस झील के बीच जो स्थित है, तो कृत्रिम झील। किसके, कृत्रिम झील के बीच शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ओके, अगला सवाल है साथियों कि बिहार में मुगल प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन था। बिहार में मुगल प्रशासन का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन था, तो पटना था। कौन केंद्र, प्रमुख केंद्र कौन था, तो पटना। ओके, मुगल प्रशासन का प्रमुख केंद्र बिहार में कौन है, कौन था, तो पटना था। ओके, अगला सवाल है कि मुगल काल में पटना किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल के जब समय था तो पटना जो है, पटना मुगल समय के जो, मुगल काल का जो समय था उस समय जो पटना था वो किस वस्तु के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम के लिए। किसके लिए, अफीम के लिए। और अभी आपको पता होगा कि अफीम जो है वो इलीगल है भारत में। ओके, नेक्स्ट वाला कि बिहार में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। अब बिहार में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वह प्रमुख कारण क्या था, तो वह था व्यापारिक विशेषाधिकार। व्यापारिक विशेषाधिकार जो था ये बिहार में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, व्यापारिक और विशेषाधिकार। ओके, अगला सवाल कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था मेरे साथियों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 ईस्वी में। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट वाला कि बक्सर के युद्ध
बक्सर का जो युद्ध है बिहार के किस जिले में हुआ था? बक्सर का युद्ध बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बक्सर जिला में। बिहार बक्सर का युद्ध जो है बिहार के किस जिले में हुई थी गाइस? तो वो आपका बक्सर में हुआ था। ओके साथियों, अगला सवाल कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के जो युद्ध था उसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वह आपका किसने किया था? हेक्टर मुनरो। कौन थे? कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। किसने? हेक्टर मुनरो। ओके, नेक्स्ट वाला कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध पक्ष में कौन नहीं था? बक्सर के जो युद्ध में अंग्रेजों के जो विरोधी थे, विरोधी पक्ष में कौन नहीं था मेरे साथियों? तो कौन नहीं था? तो सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला जो था वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोधी पक्ष में नहीं था। अगला सवाल कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली? बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वह कब मिली? तो 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिला था बक्सर युद्ध के बाद। कब? 1765 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रमुख नेता था वह कौन थे? प्रमुख नेता कौन थे? तो वो प्रमुख नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। कौन थे मेरे साथियों? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ओके, अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था? वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है वो बिहार के किस जिले से था मेरे साथियों? तो भोजपुर से। बिहार के किस जिले से था? तो भोजपुर जिला से था। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह का मुख्यालय कहाँ था? वीर कुंवर सिंह का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? तो जगदीशपुर में था। कहाँ था मेरे साथियों? जगदीशपुर में। वीर कुंवर सिंह का मुख्यालय कहाँ था? तो जगदीशपुर में। अगला सवाल है कि 1857 के समय, जो 1857 के समय जो वीर कुंवर सिंह का जो आयु थी वो लगभग कितनी थी? 1857 के समय जो वीर कुंवर सिंह की जो आयु थी वो लगभग कितनी थी? तो वह 80 वर्ष थी। कब थी मेरे साथियों? 80 वर्ष। लगभग कितनी उम्र उनकी हो गई थी? 80 वर्ष उनकी उम्र हो गई थी। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में आरा का घेराव किसने किया था? 1857 के विद्रोह में आरा का जो घेराव है वो किसने किया था साथियों? तो वह वीर कुंवर सिंह ने किया था। आरा का घेराव किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने? वीर कुंवर सिंह। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के शहीद पीर अली किस पेशे से जुड़े थे? जो 18 बिहार में जो 1857 के विद्रोह के जो शहीद पीर अली जो थे वह किस पेशे से जुड़े थे? मतलब उनका क्या पेशा था? तो वह पुस्तक बेचते थे, यानी पुस्तक विक्रेता हो जाएगा। अली किस पेशे से जुड़े थे? पीर अली किस पेशे से जुड़े थे? किस पेशे से? तो पुस्तक विक्रेता से। ओके, अगला सवाल है कि पीर अली को कहाँ फांसी दी गई थी? पीर अली को कहाँ फांसी दी गई थी? तो पटना में। कहाँ साथियों फांसी दी गई थी पीर अली को? कहाँ दी गई थी? तो पटना में। अगला सवाल है कि बिहार में नील आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन था? बिहार में नील आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन था? तो चंपारण। कौन था? चंपारण। ओके, अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ओके, अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था मेरे साथियों? तो राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। ओके, अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि नील किसानों की समस्या का समाधान क्या था कि नील किसानों की जो समस्या है उसकी समाधान, यही चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है कि तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित थी? तीन कठिया प्रथा जो है वह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। किससे? नील की खेती से तीन कठिया प्रथा संबंधित है। ओके, संबंधित थी। अगला सवाल है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो मजहरुल हक ने। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। ओके, बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था मेरे साथियों? बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में किस संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में किस संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बिहार विद्यापीठ की। किसकी? बिहार विद्यापीठ की अधिक भूमिका थी। ओके साथियों, अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था मेरे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म तो बिहार के सिवान जिला में हुआ था। कहाँ? सिवान जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला सवाल कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कौन सा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कौन सा है? तो जीरादेई। कौन? जीरादेई जो है इनका जन्म स्थान है। कहाँ? जीरादेई। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यानी कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथ ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मेरे साथियों? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वह भी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। ओके, 2026 में। नेक्स्ट वाला कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार के जो निर्माता है किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। किसे? श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था मेरे साथियों? तो 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये सब है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस स्थान पर समांतर सरकार बनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस स्थान पर जो थे वह समानांतर सरकार बनी थी मेरे साथियों? तो सारण में। कहा? किस स्थान पे? बिहार के किस स्थान पे? तो सारण में। ओके, सो नेक्स्ट वाला कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सारण में। कहा मेरे साथियों? सारण में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जयप्रकाश नारायण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1974 में। कब मेरे साथियों? 1974 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला सवाल है बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी बिहार से अलग होकर झारखंड जो है वो अलग राज्य कब बना? तो सन 2000 में। कब? 2000 में बिहार उड़ीसा प्रांत की गठन कब हुआ था? ये जो बिहार उड़ीसा प्रांत है इसकी जो गठन है वह कब हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था। ओके,
अगला सवाल है कि बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किस प्रांत से अलग करके किया गया था। ये जो बिहार उड़ीसा प्रांत है का जो गठन है, बिहार उड़ीसा प्रांत का जो गठन है वो किस प्रांत से अलग करके किया गया था। तो किस प्रांत को अलग करके किया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, किसकी, बंगाल प्रेसिडेंसी प्रांत को अलग करके बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर स्वतंत्र प्रांत कब बनाया गया। ये जो बिहार को जो उड़ीसा से अलग करके जो स्वतंत्र प्रांत है वो कब बनाया गया। तो 1936 ईस्वी में। कब मेरे साथियों, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल, स्वतंत्र बिहार प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन था। स्वतंत्र बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था मेरे साथियों। तो कौन था, हेयूडोव। कौन था, हेयूडोव जो था स्वतंत्र बिहार प्रांत का प्रथम गवर्नर था। अगला सवाल, बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में किसान सभा आंदोलन के जो प्रमुख नेता थी वह कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे, कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके साथियों। अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना है वह कब हुई। तो 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो 1929 ईस्वी में हुई। ओके। अगला सवाल है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वह कौन था मेरे साथियों। तो किसान आंदोलन। क्या था, किसान आंदोलन। क्या, किसान आंदोलन। ओके। सो नेक्स्ट वाला कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र कौन था। बिहार में नमक सत्याग्रह का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन था। तो मुंगेर था। क्या था मेरे साथियों, मुंगेर। ओके। अगला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है मेरे साथियों। तो छात्र आंदोलन से। किससे, छात्र आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है कि पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक किस घटना की याद में बनाया गया है। पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक जो है वो किस घटना की याद में बनाया गया है मेरे साथियों। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना की याद में, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके। अगला सवाल है कि बिहार में सप्तम शहीद स्मारक किस शहर में है। बिहार में सप्तम शहीद स्मारक जो है वो किस शहर में है। तो वह पटना में है। पटना में सप्तम शहीद स्मरण है। ओके। अगला सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके। अगला सवाल है कि सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध बिहार के किस जिले से है। सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध बिहार के किस जिले से है मेरे साथियों। तो बक्सर से। किससे, बक्सर से। अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे मेरे साथियों। तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन, अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ओके। अगला सवाल है कि बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन, अनुग्रह नारायण सिंह जो है वो बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सर, बिहार में भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बिहार में भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसने किया था। विनोबा भावे। किसने, विनोबा भावे ने
बिहार में भूदान आंदोलन की नेतृत्व किया? कौन? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वह किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? तो 1951 में। कब शुरुआत हुई थी? 1951 में। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो लोकनायक। किसको? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण सिंह को। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो मुख्य केंद्रीय शहर था वह कौन सा था? तो पटना था। कौन था मेरे साथियों? पटना। अगला सवाल है कर्पूरी ठाकुर कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बने? तो 2 बार बने थे। कितने बार बने? 2 बार। नेक्स्ट सवाल की कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जननायक। क्या नाम से? जननायक। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता था? कर्पूरी ठाकुर को। किन्हें? कर्पूरी ठाकुर को। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड राज्य बनाने वाली अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार का पुनर्गठन कर झारखंड राज्य बनाने वाला जो अधिनियम है वह आपका कब पारित हुआ था? 2000 में। तो कह सकते कि बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था। ओके। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है। कैसा राज्य है? 28वां राज्य है झारखंड भारत का। तो नेक्स्ट सवाल कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है मेरे साथ वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल बिहार दिवस किस घटना के स्मृति में मनाया जाता है? मतलब बिहार दिवस किस घटना के आधारित पर मनाया जाता है? बिहार राज्य के गठन पे जो 1912 में हुआ था। बिहार राज्य के गठन कब हुआ था? 1912। इसीलिए हम लोग इसी के स्मृति में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं हर 22 मार्च को। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन बिहार में अंग प्रदेश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन बिहार में अंग प्रदेश का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में आपका मिलता है मेरे साथियों? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसका? किसमें? ऋग्वेद में। अगला सवाल बिहार के इतिहास में बज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार के इतिहास में बज्जी संघ का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन था? तो वैशाली था। कौन था साथियों? तो वैशाली था। ओके। बज्जी संघ को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? बज्जी संघ को पराजित करने वाला मगध शासक जो था वह कौन था? तो अजाद शत्रु था। कौन था मेरे साथ? वह अजाद शत्रु जो था बज्जी संघ को पराजित किया था। ये मगध शासक था अजाद शत्रु। ओके। अगला सवाल उदयनी ने राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की? उदयनी ने जो राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्रा। कहाँ? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया। अगला सवाल है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद या घनानंद। ओके। धनानंद या घनानंद भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वाला मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग किस वर्ष मानी जाती है? यानी मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस वर्ष मानी जाती है? तो वो 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट वाला कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में गाइस लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट वाला कि नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण जो है वो किस शासक ने दिया? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। कौन हो जाएंगे मेरे साथियों? हर्षवर्धन। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्यतः किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? विक्रमशिला
विश्वविद्यालय मुख्यतः किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध अध्ययन के लिए। किसके लिए साथियों? बौद्ध अध्ययन के लिए। अगला सवाल, बिहार में पाल वंश के बाद किस वंश का प्रभाव बढ़ा? बिहार में पाल वंश के बाद किस वंश का प्रभाव पड़ा मेरे साथियों? बढ़ा। तो सेन वंश का। किसका? सेन वंश का। किसका? सेन वंश का। अगला सवाल है कि मध्यकालीन बिहार में सासाराम किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मध्यकालीन बिहार में जो सासाराम फेमस हुआ या सासाराम सासाराम किस कारण प्रसिद्ध हुआ? किस कारण से वो फेमस हुआ था? तो शेरशाह सूरी के मकबरा के चलते। किसके? शेरशाह सूरी का मकबरा के चलते वह प्रसिद्ध हुआ। अगला सवाल, बिहार में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? बिहार में जो अंग्रेजी शासन का नींव है वह किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो बक्सर में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वाला कि बिहार के इतिहास में देश रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि बिहार के इतिहास में जो देश रत्न के नाम से प्रसिद्ध है, देश रत्न के नाम से, वह कौन है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है मेरे साथियों? में सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक अंग का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? बिहार में सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक अंग का जो उल्लेख है वो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है मेरे साथियों? तो किसमें मिलता है? तो अगुंतर निकाय में। किसमें? अगुंतर निकाय में महाजनपदों का एक अंग का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। किसमें? अगुंतम निकाय में। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई कि प्राचीन बिहार का अंग महाजनपद किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? प्राचीन बिहार का जो अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद वो किस नदी तट पर जो है वह विकसित हुआ था? तो चंपा नदी के तट पे। कहा मेरे साथियों? चंपा नदी के तट पर विकसित हुआ था। ओके, अगला सवाल है कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर किस साम्राज्य में मिलाया? बिंबिसार जो था उसने अंग महाजनपद को जीतकर किस साम्राज्य में मिलाया मेरे साथियों? तो मगध साम्राज्य में। किस साम्राज्य में मिलाया बिंबिसार अंग महाजनपद को मिलकर? तो ये मिलाया था मगध साम्राज्य में। किसमें मेरे साथियों? तो मगध साम्राज्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपकी सही आंसर हो जाएगी। ओके, अगला सवाल है कि बिंबिसार ने राजगिरी को किस प्रकार सुरक्षित बनाया था? बिंबिसार जो है वो राजगिरी को यानी राजगिरी को किस प्रकार जो है सुरक्षित बनाया था मेरे साथियों? तो पहाड़ियों से घेर कर। किसको? पहाड़ियों से घेर कर बिंबिसार ने राजगिरी को सुरक्षित बनाया था। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि अजात शत्रु द्वारा प्रयुक्त प्रसिद्ध युद्ध मशीन का नाम क्या था? अजात शत्रु द्वारा प्रयुक्त प्रसिद्ध युद्ध मशीन का जो नाम था वह क्या था? तो महाशिला कंटक। क्या था? महाशिला कंटक उस मशीन का नाम था जो अजात शत्रु द्वारा प्रयुक्त प्रसिद्ध युद्ध में जो यूज हुआ था उसका नाम था महाशिला महाशिला कंटक। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि अजात शत्रु ने बीज संघ के विरुद्ध युद्ध में किस मंत्री की सहायता ली? अजात शत्रु जो था वो बीज संघ के विरुद्ध में जो युद्ध लड़ रहा था उस समय किस मंत्री की इसने सहायता ली थी मेरे साथियों? तो वर्षकार का। किसका? वर्षकार का इन्होंने सहायता लिया था। अजात शत्रु ने बीज संघ के से विरुद्ध युद्ध में किस मंत्री की सहायता ली थी? तो वर्षकार का। किसका? वर्षकार का। ओके, अगला सवाल है कि कालशोक किस वंश का शासक था? कालाशोक जो था, कालाशोक वो किस वंश का शासक था? कालाशोक तो शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का शासक था। कौन? कालाशोक। ओके, अगला सवाल है कि नद वंश को समाप्त कर सत्ता प्राप्त करने वाला शासक कौन था? नद वंश को समाप्त कर शासक प्राप्त करने वाला शासक जो था वह कौन था? तो वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था मेरे साथियों? चंद्रगुप्त ने नद वंश को समाप्त किया, उसके बाद सत्ता प्राप्त करने वाला यह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अगला सवाल है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था?
चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। क्या था मेरे साथियों? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ओके, सो अगला सवाल है डियर कि मौर्य प्रशासन में प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मौर्य प्रशासन में प्रांतों के मुख्य जो होता है, मुख्य, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है? तो कुमार। क्या उस मुख्य को क्या कहा जाता था? तो कुमार कहा जाता था। मौर्य प्रांत में प्रांतों के मुख्य को क्या कहा जाता था? तो कुमार कहा जाता था। ओके, अगला सवाल है कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया था? बिंदुसार को यूनानी लेखकों जो थे वो किस नाम से संबोधित उनको किया था मेरे साथियों? तो अमित्रोचेट्स के नाम से बिंदुसार को यूनानियों लेखक ने संबोधित किया था। क्या? अमित्रोचेट्स से। ओके, अगला सवाल है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? यानी कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? अशोक के किस उल्लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है मेरे साथियों? तो 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ओके, अगला सवाल कि बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किस शासक के काल से संबंधित है? बिहार में जो स्थित है ये बराबर गुफाएं वह किस शासन के काल से संबंधित है मेरे साथियों? तो अशोक के शासन काल से। किसके शासन काल से? अशोक के शासन काल से ये संबंधित है। ओके, अगला सवाल है साथियों कि बराबर गुफाएं जो बिहार के किस जिले में स्थित है? बराबर गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जिला में। कहा मेरे साथियों? गया जिला में ये बराबर गुफाएं स्थित है। अगला सवाल है कि मौर्य काल में आजीवक आजीवक संप्रदाय को संरक्षण किसने दिया? मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय को जो संरक्षण है वह किसने दिया? तो अशोक ने दिया। किसने मेरे साथियों? अशोक ने। ओके, अगला सवाल है गुप्त काल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र जो था मेरे साथियों वह कौन था? तो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र था। गुप्त काल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था? तो गुप्त काल पाटलिपुत्र था। ओके, गुप्त काल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था? तो पाटलिपुत्र था। अगला सवाल है कि कविराज मार्ग किस काल की प्रसिद्ध साहित्य की परंपरा से जुड़ा है? क्या है सवाल कि कविराज मार्ग किस काल के प्रसिद्ध साहित्यिक परंपरा से जुड़ा हुआ है मेरे साथियों? तो गुप्त काल। किस काल से? तो गुप्त काल के से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है कि गुप्त काल में बिहार में विज्ञान एवं गणित का विकास का प्रमुख केंद्र क्या था? गुप्त काल में यानी गुप्त काल के समय में जो बिहार में विज्ञान एवं गणित का के विकास का जो प्रमुख केंद्र था वह क्या था? तो नालंदा था। क्या था मेरे साथियों? नालंदा था। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को किससे गुजरना पड़ता था? नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जो प्रवेश अगर करना नालंदा विश्वविद्यालय में तो उन्हें किससे गुजरना पड़ता था मेरे साथियों? तो शस्त्रतार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेवन सॉन्ग भारत कब आया था? हेवन सॉन्ग जो था यह भारत कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में हेवन सॉन्ग जो है वह भारत आया था। ओके, अगला सवाल है कि पाल वंश के किस शासक ने बिहार और बंगाल को एकजुट किया? पाल वंश के किस शासक ने बिहार और बंगाल को एकजुट किया मेरे साथियों? तो धर्मपाल ने। किस शासक ने? तो धर्मपाल ने बिहार और बंगाल को एकजुट किया था। नेक्स्ट सवाल है कि धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध बौद्ध संस्थान को संरक्षण दिया? धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध बौद्ध संस्थान को संरक्षण दिया मेरे साथियों? तो विक्रमशिला। किसका? विक्रमशिला को इसने संरक्षण दिया था। ओके, अगला सवाल कि पाल काल में बिहार किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? पाल काल में यानी पाल काल में जो बिहार किस धर्म का जो था वह आपका प्रमुख था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख था। किस धर्म का प्रमुख था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख था।
अगला सवाल है कि बिहार में सेन वंश का प्रभाव मुख्यतः किस क्षेत्र में रहा? बिहार में सेन वंश का प्रभाव जो है वह मुख्यतः किस क्षेत्र में रहा? तो मिथिला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में रहा? तो मिथिला क्षेत्र में। ओके। अगला सवाल कि मिथिला में कर्णट वंश का संस्थापक कौन था? मिथिला में कर्णट वंश का जो संस्थापक था मेरे साथियों, वह कौन था? तो न्यायदेव। कौन था? न्यायदेव जो थे ये मिथिला में कर्णट वंश का संस्थापक थे। अगला सवाल है कि हरि सिंह देव किस वंश का शासक थे? हरि सिंह देव जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो कर्णट वंश का। किसका? कर्णट वंश का शासक था। अगला सवाल कि बिहार में मुस्लिम शासन स्थापित करने के बाद बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्वेश्चन है कि बिहार में मुस्लिम शासन स्थापित करने के बाद बख्तियार जो खिलजी है वो अपना राजधानी कहाँ बनाई? तो कहाँ बनाया मेरे साथियों? तो बिहार शरीफ में। कहाँ डियर? तो बिहार शरीफ में अपनी राजधानी बनाई। अगला सवाल है कि बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? बिहार शरीफ को और पुराने में किस नाम से जाना जाता था? तो उदंतपुर के नाम से। किस नाम से? उदंतपुर के नाम से बिहार को प्राचीन में जाना जाता था। अगला सवाल है कि उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? उदंतपुर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस पाल शासक ने किया था? तो गोपाल ने। किसने? गोपाल ने। अगला सवाल है कि मध्यकालीन बिहार में सूफी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? मध्यकालीन बिहार में सूफी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह क्या था? तो बिहार शरीफ था। क्या था मेरे साथियों? मुख्य केंद्र बिहार शरीफ। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी का संबंध किस स्थान से था? किस स्थान से है? बिहार में मुफी संत मखदूम याहिया मनेरी का संबंध किस स्थान से है? तो मनेर से। किससे है मेरे साथियों? तो मनेर से। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार के लिए किस व्यवस्था को मजबूत किया? शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार के लिए किस व्यवस्था को मजबूत किया मेरे साथियों? तो डाक एवं सड़क व्यवस्था का। किसका? डाक एवं सड़क व्यवस्था को मजबूत किया। अगला सवाल है कि शेरशाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सड़क का दूसरा नाम क्या है? शेरशाह द्वारा बनाया गया मतलब निर्मित प्रसिद्ध सड़क का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड के भी नाम से जानते हैं। ये कौन बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ओके। अगला सवाल क्या? अंग्रेजों ने बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? अंग्रेजों ने बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में। कब मेरे साथियों? तो 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अगला सवाल क्या? अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस जो था इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था बिहार में। ओके। अगला सवाल कि बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। क्या था मेरे साथियों? पटना। अगला सवाल है कि बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो विलायत अली। कौन था? विलायत अली जो था ये वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता था। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के भाई कौन थे? 1857 विद्रोह में जो वीर कुंवर सिंह के भाई जो थे वह कौन थे? तो अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। ओके। अगला सवाल, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्च लाइट क्या था? बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो सर्च लाइट था वह क्या था? तो समाचार पत्र था। क्या था? समाचार पत्र। अगला सवाल कि बिहार के इतिहास में देश रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई? ये जो बिहार के इतिहास में जो देश रत्न की जो उपाधि है वो किसे प्रदान दी गई है? किसे दी गई? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे मेरे साथियों?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल हुए होंगे। इसी तरीका से इसका दूसरा एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।